Hello students, we are here with life process, chapter life process of 10th standard, chapter number 6, part 2. In part 1 we have discussed about why each and every life process is required and why they must be present in a human body or in an organism. लेकिन अब हम लोग लेके आए हैं हर एक लाइफ प्रोसेस का डिफरेंट प्रोसेस के इंट्रोडक्शन पार्ट ऑन डिजिटल मैथ्स. क्लियर? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद न्यूट्रिशन पार्ट. क्लियर? यानी हमारा ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम समझो, या ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन सिस्टम, या फिर प्लांट्स का न्यूट्रिशन, हाउ दे टेक न्यूट्रिशन, हाउ दे गेन न्यूट्रिशन. सो उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इन दिस पार्ट. सो प्रिपेयर योरसेल्फ प्रॉपर्ली बिकॉज एज यू नो after this part you will get the test as well. So अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो प्रॉपरली, और टेस्ट फिर प्रिपरेशन के बाद दो. विदाउट प्रिपरेशन डोंट गिव टेस्ट. सो कंटेंट्स इन दिस पार्ट वी आर गोना कवर इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड ऑल अबाउट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी उसी में आ जाता है. भाई हम लोग बोलते हैं ना सोशल एनिमल, हम लोग सामाजिक प्राणी ही हैं, चिंता ना करें. तो बोले कि सर एनिमल्स, हम लोग को एनिमल्स बोल रहे हैं. एनिमल्स मीन्स वी आर सोशल एनिमल्स. क्लियर? ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल. सो न्यूट्रिशन, भाई पानी आ गया मुंह में बर्गर देख के. सो न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन. द फूड वी ईट इज नॉन एज न्यूट्रिशन. द फूड वी ईट and the energy we get from it is known as nutrition. So when we talk, walk, ride, do or do nothing, we use energy. Clear? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो वो एनर्जी आई कहां से? That energy we get from food. The energy is needed to maintain a state of order in our body. Clear? हमारी बॉडी का स्टेट और ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है. We also need materials to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. What we have to do? We have to grow. हमारी बॉडी ग्रो भी होती है. We need development. हमारी बॉडी डेवलप होती रहती है. देखो अब when we take birth, बहुत छोटे होते हैं हम लोग, धीमे धीमे योर बॉडी साइज ऑल्सो ग्रोज, आपके अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स चेंज होते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर्ड सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस. वो हमारी बॉडी खुद करती है एंड फ्रॉम दैट वी गेन एनर्जी. क्लियर? सो द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड वी ईट. यानी हमारे जो एनर्जी का सोर्स है दैट इज द फूड वी ईट. जो फूड हम लोग ले रहे हैं, either whatever in kind be. See, from childhood we have been said that आपको बैलेंस डाइट लेना है. बैलेंस डाइट मीन्स each and every nutrient, vitamin, minerals must be present in your diet. कोई भी ज्यादा नहीं, कोई भी कम नहीं. But what we are doing nowadays, we are totally dependent on junk food, burger, pizza, sandwiches and all. So see, I don't tell that don't eat such things, but it should not be over consumed. ज़्यादा नहीं खाना चाहिए आप लोगों को. ओके, आप वीकली ट्वाइस, ओके इट्स ओके, बट डेली रूटीन, अगर आप डेली रूटीन बना रहे हो दैट इट वुड बी हार्म योर बॉडी एज वेल, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल. तो मेन चीज फूड बैलेंस डाइट मस्ट बी सच दैट यू गेट अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी. आपको एनर्जी क्यों चाहिए? तो आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. आपके अंदर बॉडी में सी रेगुलर लेवल पे डैमेजेस होते हैं. कभी कोई सेल में डैमेज आ गया, कभी कोई पार्ट में, वो फिजिकली विजिबल नहीं होता. इट इज नॉट विजिबल ऑन आवर बॉडी, इट इज इंटरनल. सो उसको भी मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए. सो द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक बॉडी को एनर्जी चाहिए एंड द रिक्वायरमेंट इज कॉमन कि एनर्जी चाहिए कैसे भी करके, बट उनका जो एनर्जी लेने का तरीका है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग तरीका होता है कि कैसे एनर्जी ली जाए. क्लियर? सो मूविंग ऑन टू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब person preparing its own food and taking its own food is known as one type of autotrophic nutrition. Suppose इसके अंदर कौन सी कैटेगरी सेट होती है आपको पता ही होगा ऑलरेडी. आई नो यू विल बी नोइंग. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. वी कैन से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस
वो उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर होता है, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कंज्यूम देयर ओन फूड एज वेल. सो some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms prepare their own food and are called the autotrophs. देखो, autotrophic nutrition means taking their own food and preparing their own food. और जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खा रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. These includes green plants and some bacteria. कुछ बैक्टीरियाज और ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड हो सकते हैं जो खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. और ये न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन प्रोसेस उनके अंदर चलता है या ऑटोट्रॉप्स के अंदर चलता है, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्लियर? सो प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बिकॉज जो ऑटोमेटिक खुद प्रिपेयर करना, खुद खाना, दैट इज ऑल नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Clear? Then second type of nutrition is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means they are totally dependent on others. वो खुद का खाना खुद नहीं बना रहे. They are not preparing their own food. They are totally dependent on others, and main thing, they are directly or indirectly dependent on autotrophs, यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. चाहे डायरेक्टली नहीं. देखो, आप बोलोगे सर लायन तो डियर को खाता है, तो वो प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हुआ? बट सी, डियर जो है प्लांट्स को खाता है. इट टेक्स एनर्जी और इट टेक्स फूड फ्रॉम प्लांट्स. सो इफ डियर इज नॉट टेकिंग द फूड फ्रॉम प्लांट्स, डियर विल बी नॉट देयर. तो डियर नहीं होगा तो लायन को कैसे खाना, उसका फूड कैसे मिलेगा? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली the heterotrophs are dependent on autotrophs. So other organisms utilize complex substance. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used or the upkeep and growth of the body. यानी अब क्या है, heterotrophs क्या है? complex substance लेते हैं, food ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, they are eating fishes and anything, बहुत सारी चीजें हैं. So उनको हमको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना है ताकि हमारे को एनर्जी भी मिलती रहे और हमारी बॉडी ग्रोथ भी होती रहे. दस हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स. एज आई सेड कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट है. हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी. अब बोलोगे सर आपने ह्यूमन बींग तो फिर भी नाम ले लिया. मैं तो यही करता हूँ, सोशल एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग को कंसिडर कर ही लेता हूँ. सो डोंट वरी अबाउट इट. So human beings are heterotrophs, animals are heterotrophs. क्योंकि they are directly or indirectly dependent on autotrophs and they do not prepare their own food. Clear? समझ में आ गया आप लोगों को what is autotroph, what is autotrophic nutrition, what is heterotrophs and what is heterotrophic nutrition. ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए. Clear? Then this type of nutrition is called as heterotrophic nutrition. जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फिर अब आ जाता है न्यूट्रिशन इन प्लांट, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कैसे होता है? सी, यू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या चीजें चाहिए? फॉर फोटोसिंथेसिस दे नीड वाटर, they need carbon dioxide, they need minerals from soil, और एक मेन चीज जो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए दैट इज सनलाइट. क्या चाहिए? सनलाइट. सो दिस आर द थिंग्स विच रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. क्लियर? सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फुलफिल्स द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय फोटोसिंथेसिस. क्लियर? ऑटोट्रोप्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी चीजें हैं वो पॉसिबल नहीं है. क्लियर? हम फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर एनर्जी एंड आर ऑल्सो स्टोर्ड इन फॉर्म्स ऑफ स्टार्च फॉर फ्यूचर यूज व्हेन रिक्वायर्ड. देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स. दिस कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज फॉर एनर्जी, यानी एनर्जी के लिए यूज होता है प्लांट से. अब प्लांट्स को एनर्जी नहीं चाहिए, जिस टाइम पे एनर्जी नहीं चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च.
so that whenever it is required by the plants, whenever the energy is required by the plants, this starch can be used again. Clear? They also need nutrients which plants gain from soil. प्लांट्स को ऑब्वियसली बात है, मैंने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को बोला जो सॉइल में से मिलते हैं. सो प्लांट्स जो है सनलाइट, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज सनलाइट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर. ये तीन चीजें तो होनी चाहिए, प्लस क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी प्लांट्स. क्लियर? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट को अचीव कर पाएगा. सी प्लांट्स, व्हाट प्लांट्स डू, ह्यूमन बीइंग्स टेक ऑक्सीजन फॉर respiration, means food digestion and all, but here carbon dioxide is taken for photosynthesis. food prepare करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है. क्लियर? सो वो चीज़ आपको समझना है. देन व्हाट हैपेंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू अंदर जाता है, फिर पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है दैट कन्वर्ट्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट्स. और अगर कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं हो रहा है, उस टाइम पे उनको एनर्जी नहीं चाहिए, देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. क्लियर? सो दिस इज हाउ नाउ वी विल गो टू फॉलो दिस स्टेप्स. कि कुछ स्टेप्स है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या होता है, वो सब डिस्कशन होगा. सी दिस इज द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस. 6CO2 plus 12H2O gives 6H12O6, that is glucose, plus 6O2 plus H2O. This is the reaction of photosynthesis. सी बोर्ड की एग्जाम्स में ये रिएक्शंस पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर आप लोग इस रिएक्शन को लर्न करें, बिकॉज दिस रिएक्शन माइट बी आस्क्ड इन 2 marks एज वेल. सो ये याद होना चाहिए, बिकॉज इन 2020 in Gujarat board paper that is totally based on NCERT, this question was asked. So ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. Clear? So 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus H2O. Clear? So ये एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे बोथ गो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यहाँ पे एरो के ऊपर सनलाइट एंड क्लोरोफिल आता है. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे गिव ग्लूकोज C6H12O6 and oxygen is removed and water is removed as in transpiration process. Clear? तो ये चीज याद रखना है. Following event occurs during this process. Photosynthesis के टाइम स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होते हैं that are first absorption of light energy by chlorophyll. Clear? Light energy chlorophyll absorb करता है. Second, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना. देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर होगा तो ही प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी. सो दिस इज द स्टेप्स विच आर फॉलोड. और जरूरी नहीं है सी मेन चीज कि स्टेप्स इसी सिचुएशन में फॉलो हो. क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी. तो सबसे पहले लाइट एनर्जी चाहिए, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यूज करते हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे आप मानो डेजर्ट्स प्लांट, डेजर्ट में क्या होता है, दिन भर तो सनलाइट होती है और वहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है. सो उस टाइम पे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं. डेजर्ट के प्लांट्स वो क्या करते हैं, उस टाइम पे सनलाइट का हो गया ओके, उस टाइम पे वो अपने स्टोमेटा ओपन नहीं करते, क्योंकि स्टोमेटा ओपन करेंगे तो वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस हो गया तो पहले से ही डेजर्ट के अंदर पानी नहीं है. सो दे डोंट डू रेस्पिरेशन या जो भी गैसेस का एक्सचेंज है दिन में नहीं करते. वो क्या करते हैं, रात के टाइम करते हैं. रात के टाइम अपना स्टोमेटा ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि उसको प्रॉपरली मतलब वाटर लॉस ना हो और इजीली वो कंज्यूम कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को. और कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और दिन में फोटोसिंथेसिस फिर होता है. सो जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप इसी सिचुएशन में फॉलो, बट ये स्टेप्स नेसेसरी है. दिस स्टेप्स आर नेसेसरी बट इन सीक्वेंस नेसेसरी नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट द स्टेप्स आर फॉलोड इन सीक्वेंस बिकॉज इन डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एट नाइट. क्लियर? यहाँ पे हम लोग दिन में ही ले लेते हैं बट डेजर्ट प्लांट्स में नाइट में लिया जाता है. क्लियर? समझ में आया फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है? हर एक चीज को ध्यान से समझना करना. क्लियर? क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हर एक चीज को नोट डाउन करके रखो. आप लोग तो भाई डिजिटलाइजेशन में हो तो आप लोग ने स्नैपशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
सो स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी उसको समझो, नोट डाउन करो, अपने नोट्स बनाओ, ताकि वो आपके हेल्पफुल रहेंगे। वैसे टेक्स्ट बुक में सब कुछ है, बट फिर भी खुद के नोट्स होने से आप इजीली पढ़ सकते हो। आपको क्या सोचना चाहिए कि इस पॉइंट में से, इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज बहुत सारे, और चैप्टर नंबर 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मैक्सिमम मार्क्स का आता है चैप्टर नंबर 6 में से। सो प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर करें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? तो स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ प्लांट। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ प्लांट। सो वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, लीफ में से मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज वहां से होता है। नो डाउट स्टेम और रूट में से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लेकिन मैक्सिमम गैसेस ऑफ एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा में से होता है, दैट इज इनसाइड द पोर्स प्रेजेंट इनसाइड दिस लीफ। सो इस तरह से कुछ स्टोमेटा लीफ, देखो हमारी नेक्ड आई से देखना बहुत मुश्किल होता है, तो ये तो बता के रखा है यूज कि किस तरह से होता है। यहाँ पे देखो स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होता है गार्ड सेल के हेल्प से। ठीक है? गार्ड सेल के अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको लिबरेट करके ओपन कर देता है। जैसे ही पानी खत्म तो वो श्रिंक हो जाता है। पानी हुआ तो एलोंगेट हो जाएगा, तो इट विल स्वेल अप, और पानी निकला तो श्रिंक होके वो क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट टेक्स प्लेस। सो देखते हैं कैसे। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, एज आई सेड। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देखना बहुत मुश्किल है नेक्ड आई से। सो उन्होंने ये मतलब मैग्नीफाइड व्यू आपके सामने रखा है मैंने। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो है इन स्टोमेटा से ही होता है। सी वर्ड्स कैन बी योर, जरूरी नहीं है डिट्टो की डिट्टो आपको कॉपी पेस्ट करना है कोई भी चीज। वर्ड्स आपको, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, यू मस्ट यूज योर ओन वर्ड्स फॉर राइटिंग द आंसर्स। क्लियर? सो सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है स्टोमेटा से ही होता है फॉर पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर? Since large amount of water can also be lost through this stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. स्टोमेटा से ही वाटर ट्रांसपिरेशन मतलब इवोपरेशन ऑफ वाटर होता है। इसीलिए जब हमको गैसेस नहीं चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिक्वायर्ड नहीं है, तब वो पोर्स क्लोज हो जाते हैं, क्लोज कर दिए जाते हैं, ताकि वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ना हो, ताकि वाटर लॉस ना हो। मेन चीज, क्योंकि जब रिक्वायर्ड नहीं है गैसेस की फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो उन पोर्स को क्लोज कर दो, वरना पानी जो है पूरा पूरा प्लांट्स के थ्रू चला जाएगा। क्लियर? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर्स इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल उसको ओपन और क्लोज करता है। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब पानी अंदर आता है गार्ड सेल्स के अंदर तो वो स्वेल हो जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक्स। मतलब जब पानी चला जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, तो वो क्लोज हो जाता है। सो व्हेन वाटर फ्लोज इनसाइड इट स्वेल्स एंड ओपन्स अप। व्हेन वाटर गोज आउट, यानी पानी जब बाहर जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है और वो क्लोज कर देता है स्टोमेटा को। क्लियर? समझ में आया कैसे किस तरह से होता है? अब कुछ चीजें हैं एक एक्टिविटीज के तौर पे आपको बताना है कि सनलाइट जो है नेसेसरी है ये प्लांट्स के लिए, फूड बनाने के लिए, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंसीडर करने के लिए। आप लोग ने बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मतलब स्कूल्स के अंदर आते हैं, आपने किए नहीं किए दैट आई डोंट नो, बट क्लास 3, 4, 5, 6 मोस्ट प्रोबब्ली इन क्लासेस के अंदर फोटोसिंथेसिस के टेस्ट का प्रोसेस तो आता ही है। सो क्या करना है आपको? बेसिकली एक प्लांट लेना है, उसको सनलाइट के अंदर रखना है। एक पहले तो डार्क रूम में रख दो, एक डार्क रूम में रख दो थोड़े दिनों के लिए। फिर एक लीव के ऊपर सेलो टेप, ब्लैक पेपर या सेलो टेप लगा दो और उसको एज इट इज सनलाइट के अंदर रख दो कुछ टाइम के लिए। सो देखते हैं, प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। इन्होंने फिर उसमें से उसको इन्होंने अलग से प्लग करने को बोला है, प्लग करें। देन डीप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब क्या हुआ, आपने पहले डार्क रूम में रखा स्पॉट को, फिर उसके बाद उसको सनलाइट में रखा, एक लीफ के ऊपर ब्लैक पेपर कनेक्ट करके, ताकि सनलाइट डायरेक्टली ना जाए। सनलाइट के अंदर रहने दो 4 to 5 आवर्स या मोर देन दैट। फिर उसके बाद उस लीफ को प्लग करो
और एक बॉइलिंग वाटर के अंदर थोड़ी देर के लिए डीप करके रखो। क्लियर? स्ट्रिप्स निकालने के बाद इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, फिर उसके बाद अल्कोहल वाले बीकर के अंदर रखो। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट इट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। फिर उसको, वो जो बीकर था उसको हीट करो अल्कोहल के अंदर। ये टेस्ट क्या हो रहा है, टेस्ट क्यों किया जा रहा है? ताकि सनलाइट जरूरी है या नहीं वो पता करने के लिए। क्लियर? सो नाउ डीप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। आयोडीन स्टार्च का बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है टेस्टिंग के लिए कि स्टार्च है या नहीं। आयोडीन जैसे ही स्टार्च के साथ कनेक्ट होता है तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। सो वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ स्टार्च है। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है इसका मतलब उस जगह पे स्टार्च नहीं है। तो जो लीफ हमने डाली थी उसको डीप करके निकाला अल्कोहल से। अब उसके ऊपर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे दोनों जगह पे, जहां पे कवर नहीं था ब्लैक पेपर और जहां पे ब्लैक पेपर कवर था, दोनों जगह पे हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन में डीप करके निकालेंगे। सो टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब डीप करने के बाद उसको निकालो। अब आप कलर नोट करोगे ना तो जो ब्लैक पेपर वाला था वो ब्राउनिश कलर का होगा, ब्राउनिश येलोइश बोलते ना एक तरफ से। स्टार्च पार्ट टर्न्स ब्लू एंड ब्लैक, रेस्ट बिकम ब्राउनिश येलो। मतलब ये जो ब्लैक पोर्शन जहां पे हमने सनलाइट से बचा के रखा था, ब्लैक कवर करके रखा था, उस पार्ट पे सनलाइट की नहीं गिरी, इसीलिए वहां पे स्टार्च प्रिपेयर नहीं हुआ, उस जगह पे स्टार्च प्रिपेयर नहीं हुआ और वो कलर हो गया ब्राउनिश येलो। और बाकी के दो पार्ट्स दिख रहे हैं जहां पे हमने कवर नहीं करके रखा था, वहां पे स्टार्च बना यानी फूड बना, दैट इज टर्न ब्लू एंड ब्लैक। सो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो बताती है दैट इज कि सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं है तो स्टार्च नहीं बनेगा और स्टार्च नहीं बनेगा तो प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, उनके फूड नहीं मिलेगा। सो सनलाइट इज नेसेसरी। क्लियर? देन फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है या नहीं। सो क्या करना है आपको, दो पॉट लेने हैं। क्लियर? दिस टाइप ऑफ टू पॉट्स वी हैव टू टेक, जिनको पहले टोटली कवर कर दो। एक पॉट के पास तो रखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑल ओवर नियर। और दोनों को बेल जार, एकदम कंप्लीट बेल जार और सील पैक कर दो पूरा, ताकि एयर टाइट बोलते हैं ना, एयर टाइट कर दो। इस तरह से रख दो दोनों को और सनलाइट के अंदर रख दो। ग्लास जा रहे हैं तो सनलाइट इजीली एंटर होगी। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब क्या बोलेगा, रहने नहीं देगा। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी नॉट टेकिंग प्लेस ओवर हियर। उसको सनलाइट वगैरह वाटर वगैरह सब कुछ मिलेगा बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। और यहाँ पे सब कुछ है, सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ है। सो व्हाट वी डू, एक एक लीफ वहां से प्लग करो और जो प्रोसेस हमने इससे पहले किया था, अल्कोहल वाटर के अंदर बॉईल करो, फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डीप करो, सेम थिंग। सो take two healthy potted plant which are nearly the same size. Now put each plant on a separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one plant. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ही प्लांट के यहाँ रख रहे हैं क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? सो उसके अकॉर्डिंग हमको रखना है। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार। बेल जार ये जो दिख रहा है आपको बेल जैसा शेप का, दैट इज बेल जार। Use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plate so that the setup is airtight. Airtight कर दिया। Clear? Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. अब इसमें दोनों प्लांट में से एक एक लीफ लेना है, दोनों को अल्कोहल के अंदर बॉईल करना है। अलग अलग से बॉईल करो, साथ में करो, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा लीफ किस प्लांट से लिया हुआ है। देन उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डीप करो। अब जिस प्लांट के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे नहीं मिल रही थी प्लांट को, उसके अंदर स्टार्च प्रिपेयर नहीं होगा, वहां पे फूड प्रिपेयर नहीं होगा। और जिस प्लांट के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, जिसको सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब कुछ मिल रहा था, उसके अंदर स्टार्च प्रिपेयर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स या रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? सो इस चीज को ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है मेन चीज। सो हर एक पॉइंट को नोट करते रहो क्योंकि आपको पता ही ये टेस्ट होगी इसकी। सो आप लोग को आना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू दी
heterotrophic nutrition and nutrition in animals. So there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं. किसी के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस है, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो उसके अंदर डिफ्यूजन, डायरेक्टली अंदर डिफ्यूज हुआ, उसको फूड यूटिलाइज किया और बैक बाहर भेज दिया. और ह्यूमन बींग के अंदर ऐसा नहीं होता कि डिफ्यूज कहीं से भी बॉडी पार्ट से अपने ने फूड ले लिया. भाई हम लोग माउथ से ही फूड खाते हैं, कहीं और से नहीं खाते हैं. सो इट इज नॉट इन कॉम्प्लेक्स. जो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा सिस्टम है. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. दे आर सेप्रोफाइट्स लाइक ब्रेड एंड माउल्ट्स. यानी सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, दैट इज सेप्रोफाइट्स, जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं. वो क्या करते हैं, अपने फूड को बाहरी डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनके ऊपर उनको अपने फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल मटेरियल्स में और फिर उसको कंज्यूम करते हैं. सो सेप्रोफाइट्स कंज्यूम्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म. तो वो होते हैं ब्रेड, माउल्ट्स एक्सेट्रा, यानी फंगस वगैरह जो भी है वो चीज़ हम लोग बोल सकते हैं. क्लियर. फिर कुछ एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पूरे के पूरे निगल जाते हैं. जैसे पाइथन है. पाइथन क्या करता है, पूरा पूरा जो भी ऑर्गेनिज्म को वो फूड है वो पूरा पूरा एंगल्फ कर लेता है और उसको धीमे धीमे डाइजेशन होते रहता है. क्लियर. सो दैट आर नोन एज होलोजोइक. ये तो सेप्रोफाइट्स है, माउल्ट्स. अदर टेक्स इन होल मटेरियल्स एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड आर नोन एज होलोजोइक. पाइथन. क्लियर. पाइथन होते हैं जो होलोजोइक होते हैं. देन और कुछ होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही फीड करते हैं. जैसे हमारे बालों के अंदर लाइस, दैट इज जू जो बोलते हैं, जू. क्लियर. सो सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. दिस पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक लीचेस एंड टैपवर्म. क्लियर. सो ये चीज याद रखना, उनको पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म. सो 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चीज याद रखना है. सेप्रोफाइट्स फीडिंग या टेकिंग फूड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स. होलोजोइक जो पूरा का पूरा फूड एंगल्फ कर देते हैं, दे टेक इन होल फूड एंड एंगल्फ देम and break down inside it. Parasitic, those feed on living organisms. Clear. So these are lice. Clear. Now moving on to the step ahead, different nutrition in amoeba. देखो समझना हर एक पार्ट को. सबसे पहले सपोज अमीबा इज देयर एंड अ फूड पार्टिकल इज नियर टू इट. क्लियर. अमीबा में क्या होता है, इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस. पूरी पूरी बॉडी कहीं से भी ले सकता है, इसका कोई फिक्स्ड माउथ नहीं होता. सो व्हाट, जैसे ही फूड नजदीक आता है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड करता है. व्हाट इट डज, इट एक्सटेंड इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन. ये दिख रहा है आपको, फिंगर लाइक एक्सटेंशन एक्सटेंड करता है. एज सच इट इज नोन एज सूडोपोडिया, यानी फॉल्स फिंगर फॉल्स हैंड, ये बोल सकते हो सूडोपोडिया. कि एक्चुअली उसके पास कोई फिंगर्स नहीं है या हैंड नहीं है, बट वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए उसको बोलते हैं स्टूडोपोडिया, दैट इज फॉल्स या फॉल्स हैंड. देन इट इज एंगल्फ्ड, दैट फूड इज एंगल्फ्ड इनटू फूड वैक्यूल. वो जो फूड पार्टिकल है फूड वैक्यूल के अंदर रखा जाता है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है. प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के बाद उसको सेम प्रोसेस से थ्रो भी कर देते हैं बाहर. सो दिस इज हाउ मीन्स न्यूट्रिशन इज टेक प्लेस इन अमीबा. क्लियर. सो in amoeba it is single cell organism. Food may be taken in by the entire surface, but as the complexity of the organism increases different parts become specialized. ये तो सिर्फ अमीबा की बात हुई कि पूरा पूरा कहीं से भी फूड ले सकता है. See this is also asked in exams, so वो चीज़ भी ध्यान रखना है. So complexity जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे ह्यूमन बीइंग की भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो धीमे धीमे हर एक चीज का प्रॉब्लम बढ़ेगा. कैसे फूड लेना, कैसे क्या करना, तो हर एक के लिए स्पेशलाइज सिस्टम बनाना पड़ेगा. सो इन अमीबा इट इज नॉट सच दैट, कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है. डायरेक्टली कोई भी पार्ट से फूड लिया और उसको डाइजेशन स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन नोन एज सूडोपोडिया. अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सूडोपोडिया ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the food particles forming food vacuole. वो अब सूडोपोडिया उन्होंने बनाया, वो फ्यूज करते हैं, मीन्स एंगल्फ कर लेते हैं फूड को और फूड वैक्यूल्स के अंदर उनको फूड पार्टिकल्स को रख देते हैं. क्लियर. इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म. फिर यहाँ पे फूड पार्टिकल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है और उसको फिर साइटोप्लाज्म मीन्स सेल के अंदर डिफ्यूज कर दिया जाता है. क्लियर. अब जो वेस्ट बचा
क्लियर. द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट. और जो वेस्ट बचा उसको उसी तरीके से प्रोसेस से सेल के सरफेस पे लाके बाहर डिफ्यूज कर देते हैं, सेंड कर देते हैं. सो दिस इज द स्टेप्स. यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स. यू शुड राइट दिस स्टेप्स व्हेन डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन अमेबा इज आस्क्ड. क्या करते हैं सबसे पहले? इट एंगल्स द फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया. दैट फूड पार्टिकल इज collected in food vacuoles where the digestion of complex materials takes place in simpler one. Then that is sent to the cytoplasma. It diffused to the cytoplasma. उसको cytoplasma में डाल देते हैं. And the undigested material जो ज़रूरत नहीं है, जो wastage है, it is thrown out of the body by taking to the surface of the cell. उसको surface पे लाके उसको बाहर भेज दिया जाता है. Clear? This is how nutrition in amoeba takes place. Now digestion system in human being या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. देखो सबसे पहले हर एक ऑर्गन की नेम्स पता होने चाहिए. यू मस्ट नो ईच एंड एवरी ऑर्गन. क्लियर. सी सलाइवरी ग्लैंड्स. क्लियर. टंग. एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस इज यू कैन से नॉर्मली हम लोग को बोलते हैं ना खाते पीते बातें नहीं करना चाहिए. सो एपिग्लोटिस इज कवरिंग फॉर विंड पाइप. खाना अब जा रहा है तो किसी ना किसी को कवर करना. सो वी कैन से एपिग्लोटिस. एसोफेगस मीन्स फूड पाइप, जहां से फूड ट्रैवल करता है स्टमक तक. दिस इज स्टमक. दिस इज लीवर, गोल ब्लैडर एंड डिडोनम. सी दिस इज जस्ट फॉर द सेक, आप नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है होता है गोल ब्लैडर एंड डिडोनम, बट इट इज वन पार्ट ऑफ द स्टमक. पैंक्रियास, देन इलियम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर. दिस इज होल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. क्लियर. ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको नेम कुछ भी दिया हो बट इट इज लार्ज इंटेस्टाइन. क्लियर. एंड रेक्टम एंड एनस. बाकी कॉलन है. अपेंडिक्स, जो आप पता है बहुत सारे जिनको हो जाता है अपेंडिक्स का जो थोड़ा पार्ट इंक्रीज होता है तो उसको ऑपरेट करके अपेंडिक्स को क्लोज करना पड़ता है, दैट इज अपेंडिक्स. फिर सीसम, दैट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन. क्लियर. कॉलन एंड दिस ऑल इज लार्ज इंटेस्टाइन. उनको कॉमनली अलग अलग नेम से नहीं बुलाते हैं, हम लोग सेम नेम से बुलाते हैं. क्लियर. सो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है. अब कैसे होता है पूरा प्रोसेस समझो, फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेना डाइजेशन सिस्टम का, फिर डिटेल में हम लोग बाद में जाते हैं. सो व्हेन फूड इज टेकन इन द माउथ, द टेस्ट बर्ड्स ऑफ टंग्स और ये सब जो है उसको क्या करते हैं, धीमे धीमे टीथ, फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ च्यू द फूड, break the food into small pieces. Clear. And the salivary glands present over here releases saliva. आपको पता है कभी कुछ खाने का नाम लो तो पानी भर जाता है मुंह में, so that is actually the saliva. खाना खाते समय उसको वेट करते हैं, जो खाना वेट होता है यानी भीग जाता है एक सेकंड, that is saliva. Clear. सलाइवा क्या करता है, वो जो भी हमारे बॉडी के अंदर स्टार्च वगैरह आ रहा है उसको डाइजेस्ट करता है. उसके अंदर सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेस नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट डाइजेस्ट दिस स्टार्च. तो आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखना है. डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ. देन दैट फूड विच इज वेट एंड मेड सॉफ्ट बाय सलाइवा, वो पास होता है एसोफेगस से स्टमक तक. इट गोज फ्रॉम एसोफेगस टू द स्टमक. अब स्टमक में क्या है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होता है. गैस्ट्रिक जूसेस मतलब क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन पेप्सिन एंड म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए रिलीज होता है क्योंकि वो एसिडिक बनाना है फूड को, और पेप्सिन को एक्टिवेट करना है. अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा देन पेप्सिन वुड बी नॉट एक्टिवेटेड, बिकॉज पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन. पेप्सिन का काम क्या है? इट डाइजेस्ट द प्रोटीन. सो टू एक्टिवेट द पेप्सिन hydrochloric acid is required. And what is the role of mucus? Mucus स्टमक के जो इनर लाइनिंग वॉल्स है उसको एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है. इट सेव्स द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर. देन आफ्टर डाइजेशन ओवर हियर स्टमक इट पासेस ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जहां पे लीवर में से बाइल जूस, पैंक्रियास में से पैंक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, ये सब फूड के ऊपर जो एक्चुअल कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी.
नियरली अबाउट 6.5 मीटर्स, नियर अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर्स के आसपास होता है. दैट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ दिस बॉडी. लेकिन वो कॉइल के तौर पे होता है, इसलिए इतना ज़्यादा फैलता नहीं है. क्लियर? इट इज कॉइल्ड इनसाइड द बॉडी. एंड देन यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद, सी डिटेल में मैं नहीं बता रहा, डिटेल में हम लोग आगे बाद में देखेंगे. इट इज सेंड टू दी लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड वाटर वगैरह जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी का वेस्ट मटेरियल जो है एनएस के थ्रू बाहर दे दिया जाता है. इट इज सेंड आउट ऑफ द बॉडी. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. प्रॉपरली समझना. अब पार्ट बाय पार्ट हम लोग वन बाय वन चलते हैं किस तरह से क्या होता है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. क्लियर? ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से बिगिन होके एनस तक जाता है. क्लियर? माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इज क्रस्ड बाय टीथ एंड देन इट इज वेटेड बाय फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा टू मेक इट सॉफ्ट. पहले टीथ च्यू करता है, इट च्यूज द फूड एंड मेक्स इट वेटेड, मीन्स इट मेक्स इट वेटेड बाय यूजिंग सलाइवा. सलाइवा कहाँ से रिलीज हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से. क्लियर? Saliva is secreted by salivary gland. Since complex food has to be broken down into simpler form by a biocatalyst called enzyme called salivary amylase. Salivary gland में से जो enzyme release हो रहा है that is known as amylase. Salivary amylase बोलो या सिर्फ amylase बोलो, it is the enzyme which breaks down the complex food into simpler one. यानी यहाँ पे starch digestion होता है with the amylase. It breaks down the starch which is complex molecules into simple sugar. स्टार्च को सिंपल सुगर में कन्वर्ट करता है कौन? अमाइलेस. क्लियर? सो हियर इट वाज माउथ. टंग मूव्स द फूड ऑल अराउंड. टंग का काम क्या है? इट मूव्स द फूड ऑल अराउंड, पूरी जगह पे वो मूव करवाते हैं. देन नाउ माउथ हैज डन इट्स वर्क. माउथ से कहाँ जाएगा? आप लोग को मैंने समझाया था. फ्रॉम माउथ इट गोज टू द फूड पाइप दैट इज नोन एज ईसोफेगस. ईसोफेगस, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर. एलिमेंट्री कैनाल हैज अ मसल called contract muscle that contract rhythmically in order to push the food forward. From the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. From the food pipe or the esophagus. Here it is the spelling esophagus. Clear? So ये चीज़ याद रखनी है. वो मसल्स को कंटिन्यूसली देखो आगे भेजना है तो रिदमेटिक मसल्स होते हैं जो फूड पाइप से प्रेस करते करते स्टमक तक लेके आते और उसको फूड पाइप बोलते हैं या फिर इट इज नोन एज ईसोफेगस. Then from esophagus it travels to the stomach and actual digestion starts from there. Stomach, it is muscular bag which expands when food enters in it. भाई जैसे हम लोग बोलते हैं फूड एंटर हुआ तो हमारा पेट फूल जाता है. So it expands when food enters into it. Muscular walls help in mixing the food with digestive juices. Muscular walls जो है स्टमक का वो digestive juice को मिक्स करने के लिए हेल्प करता है. Gastric gland releases gastric juices such as हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. क्लियर? मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंड म्यूकस इज रिलीज्ड इन स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द फूड एसिडिक विच एनेबल्स और एक्टिवेट्स द पेप्सिन एंजाइम. क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट द प्रोटीन. हर एक चीज को नोट करना और एंजाइम्स का नेम कंपलसरी है. क्लियर? वो चीज बहुत जरूरी है. सो पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट द प्रोटीन and mucus protects the inner lining of the wall of stomach from the acid. mucus क्या करता है? wall की inner lining को protect करता है acid से, because acid can damage the walls. So mucus helps in protecting the walls, stomach wall. The exit of food from the stomach is controlled by sphincter muscles. Exit of food from the stomach is controlled by the sphincter muscle. क्योंकि यहाँ पे अब digestion हो गया 3 to 4 hours तक digestion food वहाँ पे रहेगा. Then it moves to the small intestine. So sphincter muscle control करता है small intestine तक भेजने के लिए. क्लियर? नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इज फिटेड इन द कॉम्पैक्ट स्पेस ड्यू टू कॉइलिंग. क्योंकि बहुत सारे कॉइलिंग होता है इसलिए वो कॉन्टैक्ट स्पेस में इजीली सेटअप हो जाता है. क्लियर? देन लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट इन हार्बीवरस. अब क्यों हार्बीवरस में लार्जेस्ट होता है? देखो नॉर्मली जो होता है हार्बीवरस एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं यानी सेलुलोज खा रहे हैं, सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. सो एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन को पास हो धीमे 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 वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. और बाकी दूसरे एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? फ्लैश ईट करते हैं. तो फ्लैश क्या है? ऑर्गेनिक है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है.
सो इंस्टेड ऑफ सेलुलोज, तो सेलुलोज खाने वाले यानी हर्बीवर्स, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना. दिस इज मेन पॉइंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकते हैं. क्लियर. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. द बाइल जूसेस फ्रॉम द लिवर, देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स सबका सब डाइजेस्ट होगा. बाइल जूसेस ऑफ लिवर मेक्स द फूड अल्काइन फॉर पैंक्रेटिक एंजाइम टू एक्ट. जो लीवर से बाइल जूसेस आ रहे हैं वो फूड को अल्कालिन बनाता है. अल्कालिन बनाना मतलब उसको बेसिक बनाना, क्योंकि स्टमक में एसिड था, सो एसिड को अल्कालिन बनाना जरूरी है ताकि उसके ऊपर दूसरे एंजाइम्स एक्ट कर सके. सो बाइल जूसेस उसको अल्काली बनाता है ताकि पैंक्रियास से जो भी पैंक्रेटिक एंजाइम्स या जूसेस जो रिलीज होंगे वो उसके ऊपर एक्ट कर सके. फैट्स आर इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम. ठीक है, फैट्स क्या है, लार्ज ग्लोब्यूल्स में होते हैं, तो एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको अल्कालिन बनाया जाता है. बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. अब बाइल जूस, ये जो मैंने लीवर से जूस निकल रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको स्मॉलर पीसेस में, ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि एंजाइम्स जो है इजीली उनके ऊपर एक्ट कर सके, एफिशिएंटली उनके ऊपर एक्ट कर सके. क्लियर. सो बाइल जूस का काम क्या है, एक तो जो स्टमक से फूड है उसको अल्कालिन बनाना, और जो बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना ताकि एंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट कर सके. क्लियर. देन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का. द पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रेटिक जूस which contains enzymes like trypsin for digesting protein, lipase for breaking down emulsified fats. देखो अब पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट कर रहा है उसके एंजाइम्स, तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपेस ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस. जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके अंदर भी ग्लैंड्स हैं जो सीक्रेट करते हैं क्या, इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस जो बोलते हैं वो. उसमें अंदर क्या होता है, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. सो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है वो फैट्स प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. ये चीज याद रखना है क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर ये सब चीजें ही पूछी जाती है खास तौर पे. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको बोलते हैं विली, विच एब्जॉर्ब्स ऑल द फूड एंड वेस्ट इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब विली क्या करता है, जो भी प्रोटीन वगैरह है, जो भी हमारे फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके सारे के सारे प्रोटीन जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर ताकि वो पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो सके, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक भेज दिया जाता है. इट इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. सो लास्ट रोल जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. यानी जितना ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो पूरा पूरा वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस. बाकी का जो मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल, वो बॉडी वाया एनस थ्रो आउट, बाहर फेंक दिया जाता है. सो द एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर. देखो वहां पे स्टमक में से किया था तो स्फिंक्टर मसल, और यहाँ पे एनल स्फिंक्टर होता है जो एनस से बाहर फेंकता है. क्लियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑर्गन वाइज मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसी तरह से नोट में लिख सकते हो. हर एक एंजाइम का नेम मेंशन करना बहुत जरूरी है, मेन चीज याद रखना. एंजाइम्स का नेम मेंशन करोगे तो आपको इजी रहेगा. क्लियर. सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पार्ट के अंदर हमने न्यूट्रिशन सिस्टम डिस्कस किया है तो आप लोग को आइडिया तो आ ही गया होगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन सिस्टम. ठीक है, चाहे वो फिर प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, वॉट एवर इट इज. सो हम लोग वो सब रेस्पिरेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर. सो टिल देन प्रिपेयर दिस पार्ट बिकॉज टेस्ट इज गोइंग टू बी डन. टेस्ट होगा, सो प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आप टेस्ट अच्छे से दे सको. सो थैंक यू वेरी मच एंड बी विथ अस, और प्लीज शेयर दिस विथ यू एवरीवन. और एक चीज याद करो, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें. मेन चीज हमको फॉलो करें ताकि हम लोग
हर एक पार्ट आपको जब भी मिले, जब भी 10th का चैप्टर या 9th का चैप्टर या 8th का चैप्टर, whichever chapter is uploading, you get a notification. So thank you very much and be with us.